Hello everyone. So today in this video I'm going to start your third unit of globalization. तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट। इसको जो है आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमें जो है इनके मीनिंग पता होने चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है एंड नेशन स्टेट क्या होता है। तो इससे पहले जो है अभी तक हमारे 2 यूनिट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप कि अभी तक जो मीनिंग है इस ग्लोबलाइजेशन का वो आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी को नहीं पता, कोई न्यू व्यूअर्स हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पे मैंने फिर से डेफिनेशन लिखी हुई है ग्लोबलाइजेशन की, तो वो देख सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो है एक प्रोसेस है इंक्रीज्ड इंटरकनेक्टनेस एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज़। मींस कि एक ऐसा प्रोसेस है यहाँ पे क्या होता है, कंट्रीज़ जो है इसके थ्रू आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। एक्सचेंज करके गुड्स एंड सर्विसेज का, इंफॉर्मेशन का, कल्चर का एंड टेक्नोलॉजी का, राइट। और ये जो है लेट कर चुका है इंट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमीज़ की, मतलब इससे जो है इंट्रैक्शन होती है इकोनॉमीज़ की डिफरेंट कंट्रीज़ की वर्ल्ड वाइड, राइट, जो कि ड्रिवन होती हैं वह एडवांसमेंट्स के द्वारा इन कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड। देन जो ग्लोबलाइजेशन है इसके दोनों मतलब पॉजिटिव भी इम्पैक्ट्स हैं इसके और नेगेटिव भी हैं। ऑन दी वन हैंड ये प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, कल्चरल एक्सचेंज को, एंड हम जो है इस प्रोसेस के थ्रू न्यू टेक्नोलॉजीज़ का जो है एक्सेस ले पाते हैं, ठीक है। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट ऑन द अदर हैंड, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का, ये आल्सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को क्रिएट करता है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन इससे होती है, ठीक है। मीन्स कि देखो, जब हम अपने कल्चर को अवॉइड करते हैं और फॉरेन कल्चर की ओर जो है शिफ्ट होते आते हैं, ठीक है, फॉरेन प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इससे हमारा जो खुद का कल्चर होता है, हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर होता है वो क्या होता है, इरोज हो जाता है, राइट। देन ये जो प्रोसेस है वो आल्सो एक्सप्लॉइट करता है रिसोर्सेज को, ठीक है। तो ये था मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है दैट इज़ नेशन स्टेट, ठीक है। तो सबसे पहले नेशन स्टेट आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 वर्ड से मिलके बना है, दैट इज़ नेशन एंड स्टेट। तो नेशन का मतलब होता है कि सेंस ऑफ यूनिटी होना, मतलब एक ऐसा, मतलब एक आप कंट्री बोलो, यहाँ पे लोग जो है आपस में यूनाइटेड हैं, ठीक है, कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को शेयर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करें जापान की, तो वहाँ पे लोग जो है जापानीज़ हैं, जापानीज़ लैंग्वेज बोलते हैं, तो अपने आप में एक नेशन है, ठीक है। स्टेट वो हो गई जो 4 एलिमेंट से बनती है, जैसे कि एक टेरिटरी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया एंड सॉवरेनिटी हो गया, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अब नेशन स्टेट का मीनिंग। तो ये एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है जो कि कैरेक्टराइज्ड होती है एक डिफाइंड टेरिटरी से, परमानेंट पॉपुलेशन से, गवर्नमेंट से एंड सॉवरेनिटी से, ठीक है। देन ये रिप्रेजेंट करती है कि यूनियन होना पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ए नेशन, एक नेशन के पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स का यूनियन होना, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है नेशन स्टेट, राइट। यहाँ पे लोग जो है वो कॉमन एलिमेंट्स को शेयर करते हैं, जैसा कि कॉमन लैंग्वेज हो गया, कॉमन एथनिसिटी, कॉमन हेरिटेज हो गया, राइट। देन जो कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट का, ये अमर्ज हुआ था प्रोमिनेंटली यूरोप में जब ट्रीटी हुई थी वेस्टफालिया की 1648 में, ठीक है, जिसने क्या किया, एम्फसाइज किया ऑन द आइडिया ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड नेशनल आइडेंटिटी। इस कॉन्टेक्स्ट में जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, ठीक है। सो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप बताओ मुझे कि इंडिया जो है एक नेशन स्टेट है या नहीं है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देन अब स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट्स कि देखो ग्लोबलाइजेशन जो एक मतलब प्रोसेस है वो मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है उनको जो है इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन कैसे जो है अफेक्ट करता है नेशन स्टेट्स को, मतलब किस तरह का इम्पैक्ट रहता है नेशन स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। वन बाय वन जो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट इम्पैक्ट्स को ऑन नेशन स्टेट्स बाय द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन नेशन स्टेट, ठीक है। मीन्स कि इसके दोनों एस्पेक्ट हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, और ये इफेक्ट जो है उनको हम जो है एनालाइज करेंगे फॉलोइंग की एरियाज़ में, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज़ पॉलिटिकल इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। सो पॉलिटिकल इम्पैक्ट के अंडर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ वीकिंग ऑफ सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी क्या होती है आपको पता है कि मतलब एक कंट्री की खुद की ऑटोनॉमी होना, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की बिना किसी फॉरेन प्रेशर के या किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर के, ठीक है। अपनी खुद की जो एबिलिटी होती है, खुद की जो ऑटोनॉमी होती है, इंडिपेंडेंस होती है लॉज बनाने की, उसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं, ठीक है। सो विद द राइज ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि हम बात करें यूनाइटेड नेशन है,
जैसे कि WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। तो इतने भी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे राइज क्या हुआ है कि जो नेशन स्टेट्स हैं वो खुद को मतलब कंपेल्ड फील करती हैं इंटरनेशनल रेगुलेशंस एंड ट्रीटीज़ के साथ कंप्लाई होने करने के लिए, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन है या ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मतलब जो नेशन स्टेट्स की खुद की एबिलिटी है ना इंडिपेंडेंट पॉलिसी डिसीजन बनाने की, उसको जो अफेक्ट कर चुकी है, उसको रिड्यूस कर चुकी है, ठीक है। देन है राइज ऑफ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि यूरोपियन यूनियन है, जो कि एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस के प्रोमिनेंस को गेन कर चुका है, इन्फ्लुएंस करते हुए जो डिसीजन मेकिंग पावर है इंडिविजुअल स्टेट्स की, ठीक है। ये जो बॉडीज़ हैं ये एस्टेब्लिश करती हैं कॉमन लॉज को एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, जो कि नेशनल गवर्नमेंट्स की अथॉरिटी होती है ना, उसको जो है कम करती हैं, उसको लिमिट में किया जाता है, ठीक है। देन है थर्ड पॉइंट, दैट इज़ ग्लोबल गवर्नेंस। सो ग्लोबल गवर्नेंस चैलेंजेस की अगर हम बात करें, जैसा कि क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है, वो देखो कलेक्टिव एक्शन को रिक्वायर करते हैं, ठीक है। मीन्स कि हर एक कंट्री की जो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कॉन्टेक्स्ट में। सो एज ए रिजल्ट जो नेशन स्टेट्स हैं वो अपनी जो उनकी पार्टिसिपेशन है ग्लोबल गवर्नेंस में, उसको जो है इंक्रीज़ कर रही हैं, ठीक है। जो कि समटाइम उनकी जो डोमेस्टिक ऑटोनॉमी है, मतलब जो उनकी मतलब होम पॉलिसीज़ हैं वगैरह हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, उसको जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाता है समटाइम, राइट। सो ये थे पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन के नेशन स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। मतलब किस तरह से पॉलिटिकली इफेक्ट किया है ग्लोबलाइजेशन ने नेशन स्टेट्स को। नेक्स्ट अब देखते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, ठीक है। सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अंडर फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो ग्लोबलाइजेशन जो है फैसिलिटेट कर चुका है इंटरनेशनल ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट्स को एंड मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स कि एक कंट्री के मतलब गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का होता है, ठीक है, इस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। एंड ये चीज़ जो है वो मार्केट को जो है ओपन कर चुकी है डेवलपिंग नेशंस के लिए। मतलब जो डेवलपिंग नेशंस हैं इस प्रोसेस के थ्रू मतलब किसी भी प्रोडक्ट्स का जो है एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, राइट। देन है डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल मार्केट्स। तो यहाँ पे आप देखो कि जो नेशन स्टेट्स हैं अब हैवली जो है डिपेंड हो चुकी हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स के ऊपर, ठीक है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है ना एक कंट्री में, वो डायरेक्ट क्विकली इफेक्ट करता है दूसरी इकोनॉमीज़ को या दूसरी कंट्री की इकोनॉमीज़ को, ठीक है, क्योंकि सभी कंट्रीज आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है, इस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन से, जो कि लिमिट करता है जो नेशनल कंट्रोल है ओवर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, इसको जो है लिमिट किया जाता है। मतलब जो नेशनल गवर्नमेंट का जो रोल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर या फाइनेंशियल किसी भी चीज़ के ऊपर हो गया, तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को लिमिट किया जाता है बाय दिस प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट है राइज ऑफ MNCs। MNCs मीन्स कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो होते हैं। तो मतलब जब से ये राइज हुआ है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का, ये जो पावरफुल आइडेंटिटीज़ जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं वही डोमेस्टिक पॉलिसीज़ जो हैं नेशनल गवर्नमेंट्स की, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको जो है एडजस्ट करना पड़ता है रेगुलेशंस को, ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है अट्रैक्ट कर पाए। लेकिन ये चीज़ जो है ऑन दी अदर हैंड समटाइम जो है अंडरमाइन करती है जो इकोनॉमिक सवर्निटी है वीकर स्टेट्स की। मतलब जो पुअर नेशंस हैं, वीक जो स्टेट्स हैं, उनकी जो इकोनॉमिक सवर्निटी है ना, उस चीज़ को जो है इफेक्ट पड़ता है इन MNCs के थ्रू, राइट। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन एंड इनोवेशन। सो ग्लोबलाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर चुका है, अपॉर्चुनिटीज़ को, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए जो है इनकरेज कर चुका है, ठीक है, और जो एक्सेस है रिसोर्सेज के लिए उसको आल्सो जो है इम्प्रूव कर चुका है। लेकिन ये आल्सो जो है जॉब लॉसेज भी कर चुका है कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में ड्यू टू आउटसोर्सिंग की वजह से, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट के बारे में, ठीक है। मतलब कैसे सोशल या कल्चरल एस्पेक्ट में जो ग्लोबलाइजेशन है वो अफेक्ट कर चुका है नेशन स्टेट्स को। सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ कल्चरल होमोजेनाइजेशन। तो जो स्प्रेड है वेस्टर्न मीडिया का, लाइफस्टाइल का एंड कंज्यूमर कल्चर का, वो डोमिनेंस कर चुका है ग्लोबल कल्चरल ट्रेंड्स की, ठीक है। और ये चीज़ जो है वो लॉस कर चुकी है ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज़ को कुछ रीजन्स में। वही मैंने आपको बताया कि जब हम जो है अपने कल्चर को छोड़ के जब हम वेस्टर्न कल्चर की किसी भी फॉरेन कल्चर को जब हम अडॉप्ट करते हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स को
ठीक है, फैशन स्टाइल को, किसी भी चीज़ को जो है हम अडॉप्ट करते हैं तो हमारा कल्चर जो है उससे जो है इरोज हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम जो है कल्चरल होमोजेनाइजेशन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है दैट इज़ कल्चरल एक्सचेंज। सो अगर हम पॉजिटिव साइड में देखें तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो आल्सो कल्चरल डाइवर्सिटी को जो है प्रमोट कर चुका है, लोगों को इस चीज़ के रिगार्डिंग एनकरेज करते हुए कि वो लर्न करें न्यू कल्चर के बारे में, डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, और उनको जो है अडॉप्ट करें। तो मतलब पॉजिटिव साइड में जो ग्लोबलाइजेशन आल्सो जो है कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ माइग्रेशन एंड सोशल चेंज। तो जो मूवमेंट है लोगों की अक्रॉस बॉर्डर्स वो इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हुए सोशल डेमोग्राफिक्स को एंड मल्टी कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को जो है इंट्रोड्यूस करते हुए, ठीक है। और ये चीज़ जो है समटाइम सोशल टेंशंस को क्रिएट करती है कंट्री में ऑब्वियसली, एंड चैलेंजेस को मेंटेन करने के लिए नेशनल आइडेंटिटी को, राइट। देन है टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, ठीक है। अब टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में किस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो अफेक्ट करता है नेशन स्टेट्स को, उसको देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज़ डिजिटल कम्युनिकेशन। सो जो रैपिड स्प्रेड है इंफॉर्मेशन का इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे कि बात करें फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये डिमिनिश्ड कर चुके हैं स्टेट की एबिलिटी, मतलब एक स्टेट की एबिलिटी को इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको आज की डेट में सोशल मीडिया पर मिल जाती है, ठीक है। कोई इंसिडेंट मतलब रिसेंट में हुआ होता है, आपको डायरेक्टली जो है उसकी न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे मिल जाती है। तो ये चीज़ जो है वो आल्सो एम्पावर्ड कर चुकी है सिविल सोसाइटी को, और जो गवर्नमेंट्स उनको आल्सो बहुत ज़्यादा वनरेबल बना चुकी है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे है साइबर थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो आज की डेट में अगर हम बात करें जो नेशन स्टेट्स हैं वो फेस करते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स को, जैसे कि साइबर अटैक्स हो गया है ना, डिजिटल मैनिपुलेशन हो गया, विच कैन चैलेंज नेशनल स्टेबिलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी आल्सो, ठीक है। आपको पता है मतलब अभी अब बात करें हम रिसेंटली जो है मतलब बहुत सारे जो साइबर फ्रॉड वगैरह चलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है नेशन स्टेट्स को, ठीक है। देन है एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट। सो अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंटली कैसे जो है इम्पैक्ट पड़ता है नेशन स्टेट्स के ऊपर इस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, या ग्लोबलाइजेशन मतलब किस तरह से जो है कंट्रीब्यूट करता है इन्वायरमेंटल के लिए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट के लिए, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है दैट इज़ ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो प्रॉब्लम्स की अगर बात करें जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, डिफॉरेस्टेशन है, पॉल्यूशन जो है वो इंटरनेशनल कॉपरेशन को जो है रिक्वायर करते हैं, और ये चीज़ जो है वो आल्सो मतलब इसकी वजह से कुछ एग्रीमेंट्स को भी जो है गवर्नमेंट ने कंडक्ट करवाया, जैसा कि हम बात करें पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड की, ठीक है, जिसने जो है एनकरेज किया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इन इश्यूज़ को जो है रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, राइट। देन है रिसोर्स एक्सप्लोटेशन। तो देखो जो ग्लोबल ट्रेड है वो इम्प्रूव कर चुका है रिसोर्सेज के लिए हमारे एक्सेस को, राइट, लेकिन ये आल्सो मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कर चुका है, ठीक है, रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हुए कुछ डेवलपिंग रीजन्स में, ठीक है। सो ये थे डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑन नेशन स्टेट्स वाई द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब हम जो है कुछ चैलेंजेस को देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। सो फर्स्ट चैलेंज आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो जो गैप है रिच एंड पुअर में, उसको जो है पुअर कंट्रीज़ में उसको जो है इंक्रीज़ कर चुका है। बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट जो है मैक्सिमम डेवलप्ड नेशंस को मिलता है, ना कि डेवलपिंग नेशंस को, ठीक है। जितना ज़्यादा मतलब जितना कंट्री जो है जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इस प्रोसेस में, राइट। सेकंड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का वो समटाइम्स स्पार्क करता है रेजिस्टेंस को विद इन नेशन स्टेट्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है क्रिएट करता है, ठीक है, जिससे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है कंट्री में, राइट। नेक्स्ट है कल्चरल टेंशंस। तो जो डोमिनेंस है वेस्टर्न वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, वेस्टर्न कल्चर की बात करें स्पेशली, वो जनरेट करता है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स को स्पेशली कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ में। वही है कि जब हम प्रेफर करते हैं वेस्टर्न स्टाइल प्रोडक्ट्स को, फास्ट फूड एटसेट्रा जो भी है, तो इससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होती हैं स्पेशली जो कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, राइट। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे कंक्लूजन देख सकते हो लास्ट में, ठीक है।
सो कंक्लूजन में यही लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो अनडाउटेबली जो है रिशेप कर चुका है जो नेचर है नेशन स्टेट का, उनकी सॉवरेनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अल्टर करते हुए इकोनॉमिक कंट्रोल को एंड कल्चरल आइडेंटिटी को। तो लास्ट में आप ये कह सकते हो कि इन चैलेंजेस को एड्रेस करना, अगर मतलब इनको एड्रेस करना है तो नेशन स्टेट को जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी एक बैलेंस स्ट्रेटजी। सो गाइस, ये था आज का वीडियो ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट टॉपिक के ऊपर। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।